हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सभी लोगों का स्वागत है अपने अनअकैडमी यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन न्यूज़, हमें उसके ऊपर चर्चा करना है, ठीक है? तो फटाफट गाइज एक बार मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर करके मुझे बता दीजिए कि हाँ आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अगर आवाज़ पहुँच रही है तो फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके सर, आई होप कि आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक। सो आई शुड कंटिन्यू विद दिस। देखिए आज जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आई हैड प्रॉमिस्ड यू कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें बात करनी होंगे, जो कि आप में से कई लोगों ने मुझे कहा भी था कि जो अपना प्रोग्राम चल रहा था पीओपी का या शायद मेरे ख्याल से शायद फुल लेंथ अभ्यास का, तो उसमें आपने से कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी करा था कि सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवा दें। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स तो पूरे के पूरे 395 जो अनुच्छेद हैं उनमें से सभी को करना तो पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम लोग संशोधनों के साथ बात करें तो इट्स मोर देन 460। तो इतने सारे आर्टिकल्स पे करना तो बहुत आसान सा काम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें कहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि देखिए जैसा मैंने आप लोगों से कह रखा है कि 1 से लेकर 51 तक 51A तक जितने भी आर्टिकल्स उसको तो बिल्कुल याद रखें। इसका मतलब ये हो गया यूनियन एंड टेरिटरीज, इसका मतलब सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी। इतने तो आर्टिकल आपके पास रटे हुए होने ही चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास ये याद रहता ही रहता है आप लोगों के साथ ही मैं चाहूँगा ये कि आप जितने भी लोग हैं साथ ही आप लोग डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटी को भी बहुत तरीके से याद रखें, बहुत तरीके से याद रखें। यहाँ से प्रश्न रहते हैं, पिछले वर्ष भी आपने देखा था 2020 के फिल्म्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2021 में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये वो इलाका है, वो क्षेत्र है जहाँ से अक्सर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलता है। आज का जो हमारा उद्देश्य है जो बात करने का, वो ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है। जैसे मुझे लगा कुछ तार्किक बात की जाए। तार्किकता का मतलब ये है कि जो कुछ भी पिछले 15 से 18 महीने के अंदर कुछ जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे किसी कारण से, किसी भी कारण से, चाहे वो किसी प्रोग्राम की वजह से रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से रहे हों या फिर कोई आप मोबाइल एप्लीकेशन अगर आया है, तो उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि जो भी इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल्स उनको आपके सामने लेकर आया जाए। शायद ये आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी बात याद रखिएगा ज़रूर कि 1 से लेकर के 51A तक ज़रूर याद रखिए। बाकी के जो अभी मैं कुछ अनुच्छेद करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, मैंने बिल्कुल वो उन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जो कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, जहाँ से सवाल बनने की पूरी गुंजाइश है, संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन आर्टिकल्स के आपके साथ डिस्कस कर लूँ जिसके जो करंट में रहें। अदरवाइज अगर यहाँ से करंट में अगर सवाल अगर आ गया तो हम लोग काम कर ही लेंगे। राइट सर मैम्स? सो दैट्स ग्रेट। चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं गाइस चाहूँगा एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए जितने भी लोग हैं। एक बार मैंने देख लिया कि हाँ सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। मैं चैट बॉक्स देख रहा था आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा इट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, छोटी सी जानकारी मेरे बारे में है। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर क्लास के PDF और जो भी हमारी क्लास के इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आप सब लोगों के पास यहाँ पर पहुँच जाती है। पॉलिटी ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी का ये ग्लोरियस रिजल्ट रहा हुआ है। ये जितने भी रिजल्ट है 2020 के, ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये सारे के सारे ग्लोरियस रिजल्ट हैं। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हर एक संडे को कॉम्बैट होता है, 11 बजे सुबह। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा देखते क्या है कि अभी जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर एंड अबव का, तो आपको इसके साथ 20 बुक्स, आपको आपका जो भी मीडियम है जो आप ऑप्ट करते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पर आपको 20 बुक्स का सेट जीएस का मिलता है। जीएस के चारों पेपर का मिलेगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस 4। और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको क्यूरेट किया गया, बनाया गया। इसके अलावा आप में से कोई भी अगर लोन लेने का इच्छुक अगर है, लोन लेकर के अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करें, हमारे साथ जुड़ कर करें, लोन लेना चाहते हैं, तो आप चिंता की बात नहीं है। आपके पास नो प्रोसेसिंग चार्ज, विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट। आपके पास क्या है, आपके पास लोन की फैसिलिटी भी है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया जहां आप मेरा नाम और मेरा कोड पवन10 पवन कुमार लगा करके आप इसको सबमिट करें जो है, सो आपके पास फिर कॉल आ जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन एनी पॉसिबल। दिस इज माई कोड पवन10 का, ठीक है सर मैम्स। चलिए इसके अलावा देखते हैं कि अक्टूबर हम देखेंगे में हमारे पास अनअकैडमी चुनौती है 2.0, ठीक है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग माई कोड पवन10। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आप जब प्लस पे आना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है प्लस का और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है आइकॉनिक का। प्लस में सारी क्लासेस आपकी लाइव होती हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं,
अनलिमिटेड एक्सेस होगा, वीकली टेस्ट होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाए, पर्सनल मेंटोरिंग दी जाए, टेस्ट एनालिसिस हो, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडलाइंस हो, स्टडी मटेरियल हो, स्टडी प्लान हो, तो आप आइकॉनिक के लिए जाएँ। मैं आपके पास व्यक्तिगत रूप से दोनों ही कोर्सेज में हूँ। यहाँ पर एडिशनल आपको अनअकैडमी की तरफ से भी एक जो है सो गाइड दे दिया जाएगा जो आपके पेपर वगैरह को चेक कर दिया करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं कि हम लोग बस जो है सो कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस की वजह से ऑन टाइम में देख नहीं पाता, तो आप लोगों के पास एक अनअकैडमी की तरफ जो असिस्टेंट मिलेगा आप उससे भी करवा सकते हैं। बाकी मैं हूँ ही आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे क्या कि अगर आप जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक आपके पास प्लस है, दूसरा आइकॉनिक है। जीएस के लिए अलग अलग आप लेते हैं तो मान लीजिएगा आपने यहाँ प्लस में लिया तो 4 ऑप्शन है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। फॉर से कि आपने 2 साल का लिया, 72,000 रुपये का फीस आता है ये। इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये 64,800 रुपये का मिलेगा और डायरेक्टली आप मेरे कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे, ठीक है। फिर से अगर आप देखते हैं कि अगर मान लिया अपना आइकॉनिक का 2 साल का 1,15,750 का लिया, पावर 10 का कोड आपने अप्लाई किया तो ये 1,04,175 का बनेगा आफ्टर यूजिंग दिस कोड पावर 10 आइकॉनिक में। इसी तरीके से आप देखेंगे क्या कि ऑप्शनल में भी आपके पास क्या है, 3 ऑप्शंस हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का। मान लिया आपने 1 साल का 27,500 का लिया, कोर्स लिया, पावर 10 का कोड आपने अप्लाई किया तो आफ्टर 10% डिस्काउंट ये 24,750 रुपये का बनेगा, ठीक है सर मैप्स। चलिए आइए एक करके अभी हम लोग टॉप बात करना शुरू करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें डिस्कशन करना है। देखिए अभी पार्डनिंग पावर को लेकर के हम लोग बात करेंगे। पार्डनिंग पावर को लेकर के दैट इज इंपॉर्टेंट है। जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि संविधान में हमारे यहाँ जिक्र किया गया है क्षमादान की शक्ति को लेकर के। देखिए भारत के संविधान में क्षमादान की शक्तियों के बारे में 2 जगह पर उल्लेख मिलता है। एक मिलता है अनुच्छेद 72 में, दूसरा मिलता है अनुच्छेद 161 में। हमें अभी यहाँ पर बात करना है कि तमिलनाडु के केस में अभी हुआ है कि तमिलनाडु के गवर्नर के कंटेक्स्ट में जो मर्सी पिटीशन था उसके ऊपर में मामला न्यूज़ में आया था। तो हमें अभी पूरा का पूरा मर्सी पिटीशन के बारे में, मर्सी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। मर्सी जो पिटीशन है, जो आपके पावर हैं, मर्सी पावर्स हैं गवर्नर के पास और राष्ट्रपति के पास, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा दान देने की शक्ति का प्रावधान किया गया और वहीं पर अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है। ये मामले से बात हो गई। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी, इनके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें और यहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश हो सकती है। तो पहले कुछ मोटी बातें कर लें, फिर जो कुछ बारीक बातें हैं उसको भी हम लोग कर लेंगे। पहले मेजर ब्रॉड चीज़ों को देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनर चीज़ों को भी देख लेते हैं, ठीक है। राइट सर मैम्स, ये देखिए माइन्यूट चीज़ों को, नॉट माइनर। सो आर्टिकल 72 ये क्या कहता है? आर्टिकल जो 72 है सर, ये जो है सो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। ये गलती यहाँ हो गई है, दैट इज द, दिस इज द पावर ऑफ not governor, rather it is the power of president. It is not the power of governor, rather it is the power of president of India, ठीक है ना, president of India। ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है, राइट सर मैम्स। सो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 ये कहता है, वो गलती से आ गया था, ठीक है। सो ये बात कहता है कि प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट जो क्षमादान की शक्ति देते हैं, जो पावर ग्रांट, जो उनके पास पावर है टू ग्रांट पार्डन, ठीक है ना, रिप्रीव, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, जो पनिशमेंट का करते हैं, ठीक है ना, ये उनके पास शक्ति दी है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और ये जो भी काम कर रहे होंगे ये सब के सब कैबिनेट की सिफारिश पे करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये याद रखिएगा, देयर इज 2 टर्म्स फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक शब्द होता है दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। सो दिस इज, वन इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर इज योर कैबिनेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जो दिया गया है, ये कैबिनेट दिया गया है, यानी कि ये वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिए। कई बार ऐसे सवालों में हम लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं वो हमें ट्रैप कर ले जाते हैं। सो आपको ट्रैप नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है कि इट इज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो हमने देखा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंदर पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिविजन से कर सकते हैं, लेकिन दीज ऑल थिंग्स आर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट बट नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इतनी बातें हो गई। अब अभी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 161 के अंतर्गत, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नर के मर्सी पावर को लेकर के, गवर्नर के कंटेक्स्ट में ही ये बात आपके लिए पूछे जाने की संभावना बनती भी है, ठीक है ना। सो आर्टिकल 161 क्या कहता है? व्हाट सेज आर्टिकल 161 सर मैम्स? आर्टिकल 161 क्या कहता है? दिस इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ये पार्डनिंग पावर है किसका? गवर्नर का। इट इज द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। वैसे ही जिस तरह राष्ट्रपति करते हैं, पार्डन करते हैं, रिप्रीव करेंगे, रेस्पाइट करेंगे, रिमीट करेंगे और पनिशमेंट, ठीक है ना, सस्पेंड, रिमिशन एंड कमिट करेंगे सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ, ठीक है ना। बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है सर मैम्स? ये जरा समझने की जरूर कोशिश करें आप। ये जो डिफरेंस है ना,
यहां पर क्या है, ही कैनॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, कैनॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, ये नहीं कर सकते। और दूसरा फर्क ये भी है, आपको याद होगा जब मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया भी है कि दो मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं। पहला तो ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, और दूसरा जो एक फर्क है वो ये है कि राज्यपाल मिलिट्री कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट मार्शल अगर होता है उसमें भी वो क्षमादान नहीं दे सकते, प्रदान नहीं कर सकते। सो देयर इज अ टू डिफरेंस, ठीक है। एक चीज और भी देखना है यहां पर में कि अब ये तो बात हमने देखे मोटे तौर पे, ये आप सभी लोग को पता है, लेकिन एक जो बारीक बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए निश्चित तौर पे, जो आपको ट्रैप कर सकता है एग्जामिनेशन, वो ये है कि आपने ये देख लिया कि राष्ट्रपति क्षमादान नहीं दे सकते, क्षमा नहीं कर सकते किसको, सॉरी राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, ये तो आपने समझ लिया। प्रेसिडेंट कैनॉट, सॉरी गवर्नर कैनॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, लेकिन डेथ सेंटेंस के मैटर में गवर्नर के पास ये अधिकार है कि उसको वो सस्पेंड कर सकते हैं, उसको रिमीट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं अ डेथ सेंटेंस। दैट इज इंपॉर्टेंट फन। सो ये एक बहुत बारीक बात है जो आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनेशन में जब हम लोग फ्लो में होते हैं तो हम लोग अपना पूरा का पूरा काम कर लेते हैं, राष्ट्रपति डेथ सेंटेंस को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब क्या होता है, 100% वेवर फ्रॉम द पनिशमेंट, यानी पूरी तरीके से मृत्युदंड को क्षमा कर देना। तो पार्डन नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसका निलंबित कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं ऑफ अ डेथ सेंटेंस। सो दैट इज इंपॉर्टेंट वन, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी मसला मृत्युदंड को लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस पर कोई प्रतिक्रिया राज्यपाल देंगे ही नहीं, ठीक है ना, उनके पास देने का अधिकार है, लेकिन हाँ उसे क्षमा करने का अधिकार नहीं है कि मृत्युदंड से आपको माफ कर दें, ऐसे नहीं होता। उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दिस टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है सर्स एंड मैम्स। चलिए इतनी बातें सब लोग समझ पा रहे हैं, दैट्स ग्रेट सर्स एंड मैम्स, राइट सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हुए चलते हैं। डन सर, तो इतनी बातें हो गई, ये एक पहला मुद्दा था जो हमें डिस्कस करना था। दूसरा देखिए कि अभी ओबीसी के मुद्दे को लेकर काफी कुछ न्यूज में रहा हुआ है 2020 से लेकर के अभी तक, काफी ज्यादा, इस वर्ष भी काफी हद तक ये न्यूज में रहा है, काफी चीजें न्यूज में रही हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हम लोग बात करें तो इससे संबंधित जितने भी हमारे एनसीवीसी को लेकर के रहा है, उसके कुछ परिभाषाओं में संशोधन किया गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो हम इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कमीशन से या डायरेक्टली इससे जो संबंधित जो भी फंडामेंटल राइट से भी जो संबंध रखते हैं जो अनुच्छेद, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए क्या है अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 340 ये क्या कहता है, आर्टिकल 340 क्या कहता है, ये एम्पावर करता है यानी सशक्त करता है किसको, राष्ट्रपति को, टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर में उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है एक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं ताकि वो क्या करे, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके बारे में जो उनकी जो स्थिति है उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है ना। सो जस्ट प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर में एक कमीशन की स्थापना की बात की गई अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, दैट इज कॉल्ड जो है बैकवर्ड कमीशन होगा हमारा, ठीक है। अब आज एक तो ये आर्टिकल 340 हो गया कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन, जो है नेशनल कमीशन, to investigate the condition of difficulties faced by the socially and educationally backward classes, right? So एक तो ये हो गया हमारे पास सर मैम्स। दूसरा क्या है, इसी वक्त आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा कि आपने देखा कि अवसर की समानता के बारे में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अभी मैं पूरा का 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 ये सारी बातें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे। क्लॉज 5 क्या कहता है, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इनटू दैट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, व्हाट सेज आर्टिकल 16(4) क्या कहता है आर्टिकल 16(4) सर मैम्स। ये जो आर्टिकल 16(4) है ना सर, इसमें ही आप देखेंगे इसी के प्रावधानों के अंतर्गत जो ओबीसी को आप जानते हैं 27% यानी 27% जो रिजर्वेशन दिया गया है टू ओबीसीज इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है ना। सो जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो आप देखेंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसीज को इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट
and services and public sector units, that is as per the provisions of Article 16(4). So these are some relations, ठीक है सर मैम्स। इसके अलावा हम देखते क्या है कि आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी है, ठीक है ना, क्लॉज 4 भी है, जिसमें कहा गया है कि धर्म जाति, जो आप पहले आर्टिकल 15 के बारे में बात करें तो हम 1 2 3 4 अभी डिटेल नहीं कर रहे, बस आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात करेंगे, जहां आप जानते हैं कि वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करने की बात की गई है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, राइट सर मैम्स। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 रिकमेंडेशन, द रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड इन 1992 while the education quota came into force in 2006 under article 15(4), ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बातें यहाँ समझने की है, वो ये है कि जो रिकमेंडेशन था ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो संस्थाओं में, चाहे वो पीएसयूज हो कहीं भी हो, रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड 1992। लेकिन जो एजुकेशन कोटा के बारे में बात हम लोग करें, जो भी एजुकेशन कोटा था जहाँ पर में कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में वगैरह में कोटा की बात की गई, आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 206 के अंतर्गत आप ये जानते हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव है, ठीक है ना। यानी किसी के साथ कोई अगर कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उसे हम पिछड़ा हुआ नहीं रहने देंगे, बल्कि उसे हम समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे थ्रू द मीन्स ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो अनुच्छेद 15(4) के प्रावधानों के अंतर्गत ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। कहाँ पर दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना। और दूसरा एजुकेशनल कोटा भी दिया गया इसी अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 1992 में ही इंप्लीमेंट हो गया था और ये 2006 में लाया गया, जब आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो एजुकेशन कोटा को फिक्स किया गया। अब आइए यहाँ एक दो चीजें और भी हैं। यहाँ एक कंसेप्ट लाया गया, दैट इज कॉल्ड क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, कि जो क्रीमी लेयर में लोग आ जाते हैं उनको जो है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट जो ओबीसी को मिलता है वो उन ओबीसी को नहीं मिलेगा जो कि क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। तो अब भाई क्रीमी लेयर का आधार क्या है, ये भी जानना हमारे जरूरी है। तो जिस भी परिवार में जो आमदनी, जो वार्षिक आमदनी होगी वो 8 लाख या उससे ऊपर का होगा, एनुअल इनकम 8 लाख और एबव इज क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर अमंग द, जो है किसके अंदर, ओबीसी के अंतर्गत। तो ये थ्रेशोल्ड भी थोड़ा लिमिट याद रखिएगा, ये भी कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर से मैम्स, ठीक है। सो 8 लाख या एबव इज क्लासिफाइड एज अ क्रीमी लेयर कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज वन थिंग। नाउ अब आइए सर एनसीबीसी के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। देखिए सर, जो एनसीबीसी है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वाज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, ठीक है ना। सो एनसीबीसी वाज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड किसके अंतर्गत? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, ठीक है, 1993 के इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। सो फार द कमीशन हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड 7 टाइम्स अप टू 2016, ठीक है। तो इस एक्ट के अधीन अगर हम देखेंगे तो अभी तक कुल मिलाकर 7 बार जो है इस कमीशन की स्थापना की गई टिल 2016 तक, ठीक है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझाना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में सरकार ने क्या किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिपील्ड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो 1993 का था, इसे 2018 में हटा दिया, समाप्त कर दिया। दैट हैज बीन रिपील्ड इन 2018। जो 1993 का जो एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, इसको रेफरेंस कब रिपील कर दिया? 2018 में कर दिया। और जो वर्तमान में अभी 7 बन चुका था, अब जो है जो 8वां जो वर्तमान में हमारे पास जो कमीशन बनाया गया है, प्रेजेंट कमीशन 8 है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यानी इससे पहले जो भी एनसीबीसी बनाया गया था उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं हुआ करता था। यानी कि 8वें से, यानी कि इस 2018 के बाद से जो हमने रिपील किया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 को, उसके बाद से जो एनसीबीसी का गठन किया जा रहा है, जो कि उसमें देखेंगे इसके अंतर्गत जो पहला गठन किया गया वो 8वां संस्करण है, 8th है, जहां से हम देखेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यानी कि अब एनसीबीसी की अगर स्थापना हो रही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो वो उसका स्टेटस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 102nd अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, ठीक है ना, जिसने इसे रिपील कर दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 को। यानी कि 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा करके ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 का, इसकी जगह हमने जो है द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कि आपका 11 अगस्त 2018 से अस्तित्व में आया।
सो वेयर बाई जिसके द्वारा हम देखते क्या है कि इस जो 102वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया संविधान में, दैट्स कॉल्ड 238 बी टू जो है 338 बी, दैट्स कॉल्ड 338 बी। और इसी के माध्यम से जो एनसीबीसी है इसे क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया। सो वेयर वाइज आर्टिकल 338 बी हैज बीन इंसर्टेड फॉर्मिंग अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज एनसीबीसी, ठीक है ना, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट सर्स एंड मैम्स, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज एनसीबीसी, राइट सर्स एंड मैम्स। सो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो एनसीबीसी था इसे संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और इसके लिए एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया, दैट्स कॉल्ड 338 बी, ये याद रखना है आपको। और जो कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे उनको देखने के लिए, उनके स्थिति को इंक्वायर करने के लिए, राइट सर मैम्स। चलिए इतनी बातें सभी लोग समझ गए, डन। आई होप कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। अब आइए दूसरा अनुच्छेद जो जुड़ा हुआ है हमारे पास वो क्या है, वो आर्टिकल 342 ए, आर्टिकल 342 ए। आर्टिकल 342 ए जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि वो स्पेसिफाई करे कि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन अ स्टेट कौन कौन से हैं इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। यानी कि आर्टिकल 342 ए एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को ताकि वो राज्य में जो है राज्यपाल के कंसल्ट करके वो क्या कर सकें, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन कर पाए, उन्हें स्पेसिफाई कर पाए, राइट सर मैम्स। So this is Article 342 Clause A, right sir and ma'ams? So that is again important for you people कि ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन करेगा, किसके कंसल्टेशन से करेगा। तो that will be done by the president जो है in consultation with the governor as per the provisions of Article 342 Clause A, ठीक है सर। चलिए इतनी बातें हो गई हमारे पास। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है उसका सरोकार है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ। जो तीसरे टॉपिक के साथ हम लोग बात करें, हमने भी एक एनसीबीसी किया अभी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी अब तीसरा हम लोग करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अब जानते हैं 343 से लेकर 351 तक इसकी व्यवस्था की गई है पूरा ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करें। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 क्या कहता है, कि भारत की संघ की जो राजकीय भाषा होगी, ठीक है ना, क्या होगी, वो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या है, दैट इज कॉल्ड Hindi. What is the official language of Union? This is called Hindi in Devanagari script. So this is under the provisions of Article 343 Clause 1. यानी कि अनुच्छेद 343 1 के अंतर्गत, Clause 1 के अंतर्गत जो हमारे यहाँ जो यूनियन की भाषा है, जो शासकीय भाषा है, वो हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है सर। दूसरा हमारे पास अनुच्छेद है आर्टिकल 343 Clause 3, ठीक है ना। आर्टिकल 343 Clause 3 हमारे पास है सर मैम्स, इसके बारे में बात करते हैं। It made provisions for the continuation of English even after 25th January 1965 by empowering the Parliament to make laws to that effect, ठीक है ना। So it made provisions for the continuation of English even after 25th January 1965, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब संविधान हमारा लागू हो गया तो हम लोग इस बात के लिए सहमत नहीं हो पाए कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में रहे, लेकिन हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्टेंस दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसकी सपोर्ट में हमने इंग्लिश को रखा था कि कुछ दिनों तक जब तक पूरी तरीके से हिंदी ग्राह्य नहीं होता है, पूरी तरीके से हिंदी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो इंग्लिश 10 वर्षों के लिए क्या कर सके कि इसे सपोर्ट कर सके। तो हमने 10 साल 5 साल करते हमने इसे बढ़ाया भी था, ठीक है। सो 1965 तक ये किया गया। सो आर्टिकल 343 क्लॉज 3 में ये कहा गया, प्रोविजन मेड द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 25th जनवरी 1965 बाय एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू दैट इफेक्ट, जो कि पार्लियामेंट के माध्यम से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि इंग्लिश कब तक जो है सो आपकी शासकीय भाषा रहेगी। ये आपका 343 क्लॉज 3 कहता है। तो 343(1) कहता है हिंदी देवनागरी आपके संघ की शासकीय भाषा होगी। आर्टिकल 343 जो है क्लॉज 3 कहता है कि इंग्लिश को जो है सो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो है सो आगे कंटिन्यू कर सकती है शासकीय भाषा के रूप में, ठीक है ना। आर्टिकल मतलब कि सरकारी कामकाज के लिए। आर्टिकल 344 क्लॉज 1 क्या कहता है, ठीक है ना। कुछ कुछ क्लॉज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े हुए सारे के सारे अनुच्छेद हैं। ये इस बात की व्यवस्था करता है कि जो संविधान है, संविधान के लिए कि ए कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5 ईयर फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सो ये कहता है कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद, मतलब ये कहा, इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स। जो संविधान हमारा लागू हो गया है, संविधान लागू हो गया, कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर, यानी कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर्स, 5 वर्ष के भीतर
इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन, एक कमीशन की स्थापना राष्ट्रपति करेंगे ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे 5 साल हमारा बीत गया, 5 साल बीत गया, यानी कि 1950 में हमने हमारा संविधान लागू हुआ, अब संविधान लागू हो गया, कमेंस कर गया, तो इसके बाद 5 साल यानी कि 1955 में के बाद, मतलब जो 5 साल पूरा हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक कमीशन का गठन करेंगे, किसके लिए, ये इन लोगों के लिए, ठीक है ना, ऑफिशियल जो हमारे पास जो लैंग्वेज है उसके लिए, ठीक है ना। सो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो पहला होगा दैट वुड बी बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इन 1955, ठीक है। सो आर्टिकल 344 क्लॉज 1 ये कहता है। आर्टिकल 348 क्लॉज 1 क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये 44 है, ये 348 क्लॉज 1 है। इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, ठीक है ना। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो सारी की सारी अंग्रेजी में होंगी, जब तक कि जो पार्लियामेंट है कानून बना करके इसके लिए किसी अन्य भाषा का प्रावधान या अन्यथा की व्यवस्था ना कर दे। सो इट प्रोवाइड्स ऑल प्रोसीडिंग्स in the Supreme Court and in every high court shall be in English language until Parliament by law otherwise provides, ठीक है। चलिए सर, इसके अलावा आप जानते हैं कि हिंदी को चूंकि हमें प्रचार करना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए भी संवैधानिक प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत इस बात की पूरी व्यवस्था की गई, इट प्रोवाइड्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। composite culture of India यानी कि एक तरीके से ये बीच में क्या होगा कि जो हिंदी है इसको स्थापित करके हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी को स्थापित करने के बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसे जो हमारे कंपोजिट कल्चर है उसको और हम मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड था आपका किससे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। अब आइए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, दैट इज इवन इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास चौथा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारा इससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सर मैम्स, ये देखिए क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसकी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, संसदीय जो स्थायी समितियां होती हैं, इसके लिए जो अथॉरिटी है जो मिलता है वो 2 जगहों से मिलता है। डायरेक्टली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं किया गया, ठीक है ना। इसके बारे में जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो हम ड्रॉ अथॉरिटी जो मिलता है कि हाँ भाई इसको गठन किया जाना चाहिए, ये इट ड्रॉज देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118। अनुच्छेद 105 में क्या कहता है, ये दरअसल क्या है कि अनुच्छेद 5 जो है ये प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, तो जो प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स होंगे ना उसको देखेगा कौन, सो दैट विल बी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरा 118 कहता है कि पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और इस लिहाज से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो 118 और अनुच्छेद 105 के प्रावधानों के अंतर्गत ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के लिए क्या है हमारे पास, उसको जो है अथॉरिटी मिलता है, इट ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम दैट। सो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि चलिए हमने यहाँ पर देखा क्या कि जो अथॉरिटी लेने का है, जो ड्राइव करता है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो 2 प्रावधानों से लेता है, एक अनुच्छेद 105 के प्रावधानों से और एक अनुच्छेद 118 के प्रावधानों से लेता है, ठीक है। अब मसला ये आता है, कभी एग्जामिनेशन साल पूछ ले जाए कि वॉट एवर द डिसीजन इज गिवन बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है ना, जो भी आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है, संसद को दिया जाता है, तो क्या संसद उन बातों को मानने के लिए बाध्य है? जी साहब नहीं, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड by the recommendations of the parliamentary standing committees। सो ये याद रखिएगा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। ये बात कि आपने देखा कि इसके लिए डायरेक्टली हमारे पास आधार तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के अधीन हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, जब अपना कोई रिव्यू बना करके रिपोर्ट बना के देती है, तो ये क्या संसद के लिए बाध्यकारी है? नहीं, संसद के लिए कतई बाध्यकारी नहीं, दैट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ जो है सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। नाउ 5th टॉपिक की तरफ लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं जल्द ही जीवन ले लूं, मैं एक बार देख लूं कमेंट की तरफ, ठीक है, एवरीवन इज ओके, ठीक है, डन। सो अब देखिए हमें बात करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। लाभ का पद, देखिए मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा भी रखा है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसके बारे में कोई भी परिभाषा हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है, ना ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन है। ना तो इसका मतलब व्हाट आई वांट टू से, सिंपली आई वांट टू से हियर कि द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर इट इज elaborated or in fact I mean defined
under the provisions of RPA 1951, that is called Representation of the People's Act 1951. सो कैसे ये हुआ है, तो इसके लिए हम जानते हैं जुडिशियल एवोल्यूशन है, जुडिशरी ने इसको सपोर्ट करा है, जुडिशरी ने बताया, डिफाइन करके बताया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ऑल्दो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव वन, ये अभी तक से पूरी तरीके से ये नहीं है, एग्जॉस्टेड नहीं है, ठीक है, राइट सर मैम्स. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए 1951. सो दिस इज नॉट बीन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. सो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दैट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है. लेकिन अब हम जब भी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 या आर्टिकल 191 क्लॉज 1 पढ़ते हैं, तो यहां बताया गया है कि कोई भी सांसद या विधायक रेस्पेक्टिवली अगर होता है तो वो कोई पद वही बन सकता है जो कि भाई लाभ के पद पर ना हो. तो ये तो बोला गया आर्टिकल 102 में और 191 में कि भाई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बट व्हाट एग्जैक्टली लाभ का पद इज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसके बारे में तो पूरे संविधान खामोश है. दे कीप मम ऑन दैट, इट कीप्स मम ऑन दैट, ठीक है ना. तो वी डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज, हमें पता ही नहीं कि क्या होता है लाभ का पद, बट हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया आर्टिकल 102 में, आर्टिकल 191 में. सो ये दो अनुच्छेद है, इसको भी याद रखिएगा, यहां बताया गया. और ना ही यहां पर मैं अंडर आरपीए 1951 जो होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल, ठीक है ना. साथ ही साथ चूंकि डिफाइन नहीं किया गया आरपीए 1951 में भी, लेकिन यहां भी इस बात को कहा गया है कि कोई भी अगर लाभ के पद पर कोई भी अगर होता है, ठीक है ना, तो इस आधार पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन संभव है, इज पॉसिबल. सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बोल दिया गया कि कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत है तो डिस्क्वालीफाई होगा, और आरपीए 1951 में भी बोला गया कि कोई लाभ के पद पर होगा तो वो डिस्क्वालीफाई मेंबर कर दिया जाएगा चुनाव जीतने के बावजूद भी. लेकिन भाई व्हाट एग्जैक्टली इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज नॉट इवन मेंशन इन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द आरपीए 1951 सर्स एंड मैम्स, ठीक है. इतनी बातें हो गई. अब देखिए द सुप्रीम कोर्ट, एक केस आया हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट इन प्रद्युत बोर्दोलोई versus Sapan Roy 2001 outlined the four broad principle for determining the office of profit, ठीक है ना. सो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रद्युत बोर्दोलोई वर्सेस सपन रॉय का केस है 2021 का, इसमें उन्होंने चार मोटी मोटी बातें बताई कि साहब जो है इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. जैसे मान लीजिए कि पहला कि अगर आपके पास आपको गवर्नमेंट के अथॉरिटी से आपको अपॉइंट किया गया हो या आपको रिमूव करने की शक्ति है, देन योर ऑफिस इज कंसिडर्ड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर काम कर रहे हैं देन इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. सो जो चार ब्रॉड पॉइंट्स बताए गए, ठीक है ना. सो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दैट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन. इसके अलावा ये हमने देख लिया कि प्रद्युत बोर्दोलोई और सपन रॉय 2001 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने चार ब्रॉड प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है ना, डिटरमाइनिंग द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. लाइक कि अगर कोई भी आपके किसी भी पद पे हैं जिसको कि अपॉइंट करने का अधिकार भी सरकार के पास है, स्टेट के पास है, आपको रिमूव करने का अधिकार भी स्टेट के पास है, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अगर सरकार के बिहाफ पे आप काम करते हैं, सरकार से एडेड संस्थान है नहीं है लेकिन सरकार के बिहाफ पे काम करें, देन यू आर आल्सो कंसीडर्ड एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. इसी तरीके से अब एक बात तो और भी है कि आप देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. अब एक्सेप्शन जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मंत्री है, मंत्री यानी कि मिनिस्टर साहब है, अगर वो ये वापस सांसद विधायक चुने जाना चाहते हैं और मंत्री पद पर रहते हुए अगर चुनाव अगर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इनको चुनाव में शामिल होने के लिए मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा. राष्ट्रपति, राज्यपाल एटसेट्रा, इनको भी आप जानते हैं ये सब भी क्या एग्जेम्प्टेड है. ये सब भी तो पैसा ले रहे हैं, ये सब भी तो बेनिफिट ले रहे हैं, किसी प्रकार की सुविधाएं तो ले ही रहे हैं. ये भी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ही है एक तरीके से हम देखें तो, ठीक है ना. मतलब आई मीन ये जो है मंत्री जी लोग हैं, तो अब ये देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ये भी हैं, लेकिन दे आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है ना. और इसके एग्जेम्पशन के लिए एक पूरा का पूरा लिस्ट बजाते दिया गया है. वो जो हमारे पास लिस्ट है वो है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का लिस्ट दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन, जिन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से अलग रखा गया है, ठीक है ना. दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, राइट सर मैम्स. सो ये कुछ बातें थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर जिसको ध्यान में रखना है. अब आइए स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना. अभी हुआ क्या है ना कि महाराष्ट्र में अभी एक आपको शायद मालूम होगा कि मंत्रिपरिषद को लेकर के कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या हो, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इस बात को फिक्स कर दिया गया. 1951वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पहले हमारे यहाँ भी जंबो जेट साइज के मंत्रालय बनने लगे थे. खास करके जैसे ही हम लोगों ने गठबंधन की राजनीति में प्रवेश कर लिया था, वैसे ही हुआ क्या था, जो व्हेन वी एंटर्ड द कोलिशन पॉलिटिक्स, तो जितने भी जो घटक दल थे, जो कॉम्पोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सभी ने गवर्नमेंट में अपना शेयर मांगना शुरू कर दिया कि भाई हमें ये पोर्टफोलियो दो, हमें सरकार में शामिल करो एटसेट्रा.
जैसे उनके सांसदों की संख्या थी वैसे उन्होंने वेज करना शुरू कर दिया। इसी तरह राज्य में भी यही व्यवस्था थी। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस बात को स्थापित कर दिया गया कि केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र हो या राज्य हो, सेंटर हो या स्टेट हो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ होगा बॉस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ होगा, दैट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब समझ ही रहे हैं कि अगर केंद्र में बात करें तो लोकसभा और राज्य में अगर बात करें तो विधानसभा, ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड। लेकिन अभी का जो मसला आया जिसकी वजह से हमें ये डिस्कस करना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में हुआ क्या कि जो 15% का जो ये क्लॉज था ना, इसको वो एक्सीड कर गया, ठीक है ना। जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%, शैल नॉट एक्सीड 15% द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। महाराष्ट्र में मुद्दा हुआ इंसर्टेड बाय, ये जो प्रोविजन किया गया 15% का क्लॉज है, ये कब इंसर्ट किया गया? बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इतनी बातें समझ गया, संवैधानिक प्रावधानों को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो महाराष्ट्र का मुद्दा था ये, यहाँ पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें पढ़ना था, देखना था, उसको भी हम लोगों ने कर लिया, राइट सर्स एंड मैम्स। सो ये आर्टिकल 161 4A जो है 164 1A जो है ये कहता है, इसी में ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा व्यवस्था किया गया कि 15% से विधानसभा के अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते। सो दिस इज योर आर्टिकल 164 क्लॉज 1A, ठीक है। चलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है सर मैम्स। नेक्स्ट आ जाइए, अब आइए आर्टिकल 371 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जो आर्टिकल 371 है ये भी हमारे लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट सर मैम्स। देखिए आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371J तक जो संविधान का है ना, वो कंटेन करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर 11 स्टेट्स टू मीट aspirations to protect and cultural and economic interests of the tribal and local people of the state or to deal with the disturbed law and order conditions in some of the states, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है कि कुछ राज्यों में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ देखेंगे ट्राइबल कल्चर है, यूनिक ट्राइबल जो कल्चर की यूनिकनेस है वो बनी हुई है, कल्चर की है, ठीक है। तो जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उन लोगों की, और जो उनका स्पेसिफिक अपना कल्चर है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है द ट्राइबल ऑफ द लोकल पीपल ऑफ दैट स्टेट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 में हम देखेंगे, आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 11 राज्यों में, अभी जो है दैट इज इन द 11 स्टेट्स, ये 11 राज्यों में विशेष प्रावधान किया गया, स्पेशल प्रोविजन किया गया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट्स, ठीक है ना। सो अब ये आर्टिकल 371 में क्या है, 371A में क्या है, B में क्या है, C में, D में, E में, F G H I J में क्या है, इसके बारे में ब्रीफली एक चर्चा कर लेते हैं। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बट ब्रीफ में कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में हो कि हाँ इस स्टेट के बारे में बोला गया, क्योंकि आपको कई बार मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और आपने भी खुद से भी पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक कर जाएंगे। लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 371 बोल किसके रहा है, किसके बारे में बोला है, किस राज्य के बारे में बोला है, आर्टिकल 371A किसके बारे में बोला है, तो हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके पास थोड़ा सा ये चीजें फ्रेश रहे आपके पास दिमाग में। आर्टिकल 371 ये बोलता है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, ये प्रोविजन किसके बारे में करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में करेगा, ठीक है। 371 जो है ये है A, आप यहां से याद कर लीजिए, ये है नाम, दिस इज कॉल्ड नाम, नागालैंड, असम एंड मणिपुर। जो 371A है सर ना, 371A ये जो है बात करता है किसके बारे में, नागालैंड के बारे में, B बात करता है असम के बारे में, C बात करता है मणिपुर के बारे में। 371D जो है वो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेगा, और जो 371D की जगह E है ये आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है। बस इतनी ही बात याद रखें, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट यूनिवर्सिटी सर्स एंड मैप्स, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिस इज योर E, ठीक है ना। सो आर्टिकल 371D और E दोनों का दोनों जो है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, राइट सर्स एंड मैम, ठीक है। अब आज हम लोग बात करते हैं, सो DE ये ध्यान में थोड़ा रखिएगा। दूसरा उसके आ जाइए SMA, समा, ठीक है ना, या इसको कर दें सीमा, ठीक है, याद रख लीजिए सीमा। सीमा का मतलब हो गया सिक्किम, ये हो गया मिजोरम और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। सीमा, सीमा में क्या है, ये 371F सिक्किम हो गया, 371G मिजोरम के बारे में बात हो गया, 371H अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गया, ठीक है ना। और 71I गो गोवा, ठीक है, ऐसे कुछ करके याद रख लीजिए। और जो है सो अभी आपने हमने बात किया है, ठीक है ना सर। सो इतनी बातें हम लोग को यहाँ पर करनी थी, ठीक है सर। चलिए, सो इतनी बातें हो गई। अब ये जो है ये क्या कहता है, 371J जो है ग्रांट करता है स्पेशल स्टेटस टू 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। यानी कि जो J है ना, जो अभी हमने बात किया, वो 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैदराबाद के और कर्नाटका रीजन के,
उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, ना कि पूरे राज्य को, बल्कि कुछ जो 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में, उनको ये स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है, राइट। स्पेशल प्रोविजन रिक्वायर्स दैट अ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर दीज रीजंस, ठीक है ना, फॉर सिमिलर टू महाराष्ट्र गुजरात के तरीके से, एंड ऑल्सो इंश्योर्स लोकल रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। तो ये कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन करो, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ, ठीक है, एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए इन क्षेत्रों के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात के केस में बना हुआ है, और इंश्योर यहाँ पे किया जाए लोकल रिजर्वेशन शिक्षा में और सरकारी नौकरी में, ठीक है ना। अब आज इतनी बातें हमारी हो गई, ये हमारा हो गया स्पेशल स्टेटस स्टेट के जो हो गए 371 से लेकर के जे तक, ठीक है। अब एक छोटा सा आर्टिकल 164 क्लॉज 3, इसमें बताया गया है कि अभी आपने देखा कि लीगल इन्फॉर्मिटी इन अ गवर्नमेंट अज्यूमिंग ऑफिस थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड। अभी आपने देखा होगा कि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, अब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो रही हैं, तो अब यहां पर कहा गया कि लीगल इन्फॉर्मिटी, देयर इज नो लीगल इन्फॉर्मिटी कि भाई गवर्नमेंट एज्यूमिंग ऑफिस थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब कोई इनको रोक ले कि भाई आप गवर्नमेंट जो है सो ऑनलाइन मोड से नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना हुआ, क्योंकि कोविड-19 था, समय था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो भाई अभी सरकारी कामकाज हो नहीं रहा था, लेकिन ऑनलाइन की वजह से हम लोग कर सकते थे, इसके बारे में कोई भी लीगल इन्फॉर्मिटी नहीं था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई इसका लिए क्या आधार होगा कि भाई ऑनलाइन हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई नो लीगल इन्फॉर्मिटी बताया गया आर्टिकल 164(3) के अंतर्गत, ठीक है ना। What does the Constitution of India say? Article 164 Clause 3 कहता है कि Constitution states that before a minister enters upon his office, जैसे कोई मंत्री अपने पद पर प्रवेश करते हैं, the governor shall administer him the oaths of office and of secrecy according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule, ठीक है ना, 3 शेड्यूल में। ये राज्य के बारे में हो गया। There is no ban on online event as the Constitution does not insist on physical mode, ठीक है ना। ये इसलिए हम कहते हैं आर्टिकल 164 के अंतर्गत कि आप ऑनलाइन मोड में भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में ये कहीं नहीं बोला गया, इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, इस बात को कहीं तवज्जो नहीं दिया गया, वेट नहीं दिया गया, इंसिस्ट नहीं किया गया, आग्रह नहीं किया गया कि आपको फिजिकली मौजूद रहना पड़ेगा, इसलिए हम ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। जमाना बदला, हमें भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने आपसे कहा था कि डीपीएसपी पूरा का पूरा याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी पूरा का पूरा फुल याद होना चाहिए, दैट इज फुल डीपीएसपी एंड जो है फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। सो ये फुल आपके पास ये होना चाहिए, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। सो मैम्स ये फुल आपके पास याद होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट जो डीपीएसपी है, मैं कहूंगा पूरा का पूरा आर्टिकल याद रखिए, ऑल आर्टिकल्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर किसी कारण से अगर नहीं याद हो पाया है, तो जो इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं जहां से हो सकता है कि सवाल बन जाए, तो उनके बारे में यहाँ 4-5 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिकल 39A ये बात करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है ना, फ्री लीगल एड टू द पुअर। एक्चुअली ये इसलिए आया न्यूज में था क्योंकि एप्लीकेशन बनाया गया था, ठीक है ना, लोगों की सहायता करने के लिए, ठीक है ना, लीगल असिस्टेंस के लिए। फॉर दैट मैटर आर्टिकल 39A बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर पीपल, मार्जिनलाइज्ड पीपल, वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 39A हो गया, ये आपने देखा कि फ्री और लीगल एड के बारे में बात करता है, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता भी है। आर्टिकल 43 क्लॉज A क्या कहता है, व्हाट इट सेज, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि जो मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री है, जो उद्योग धंधों का जो प्रबंधन है, उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 43B क्या कहता है, व्हाट सेज आर्टिकल 43B, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एनजीओ के लेकर के आया था, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 43B के बारे में, ठीक है ना। सो आर्टिकल 43B के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें, दैट इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि आर्टिकल 43B क्या कहता है, प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशंस, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43A वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड 39A पुअर पीपल के लिए लीगल एड, ठीक है। इसके अलावा 42 क्या कहता है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ यानी कि मातृत्व लाभ के लिए और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस के लिए आपके पास जो व्यवस्था की गई वो आर्टिकल 42 के अंतर्गत की गई, ठीक है सर। सो 42, 43B, 43A, 39A इज आर इंपॉर्टेंट सर्स मैम्स। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको हम लोग देख लें। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास जो वर्कर्स हैं, वो ये प्रयास किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा कि उनके पास कम से कम न्यूनतम मजदूरी उनको मिले।
so secure all workers a living wage and decent standard of life, that is article 43. 47 क्या कहता है? To raise the level of nutrition and standard of living people and improve the public health. लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को हमें रेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमें बढ़ाना चाहिए, और पीपल अन इम्प्रूव करना चाहिए हमें पब्लिक हेल्थ को. सो दैट इज योर आर्टिकल 47. सो दीज आर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर इंपॉर्टेंट वन. तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सर्स एंड मैम्स प्लीज इन सारी चीज़ों को ध्यान में जरूर रखिएगा. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स. ठीक है ना. अब आ जाइए थोड़ा सा डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटी. डीपीएसपी जरूर याद रखिएगा सर, प्रस्तावना के सारे शब्दों को याद रखिएगा. इंटरस्टेट जो रिवर डिस्प्यूट है ये भी हमारे सामने हमेशा बना रहता है, अभी भी बना हुआ रहता है. ठीक है ना. तो इससे संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात कर लें. ठीक है ना. और जो संविधान में अनेक प्रावधान है उसके बारे में भी चर्चा कर लें. सो आर्टिकल 262 है जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में प्रावधान करता है. इसमें बताया गया कि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद अगर है, ठीक है ना, या जल के बंटवारे को लेकर कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेन अगर है इंटरस्टेट रिवर वाटर को और रिवर को लेकर के, तो इट प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स. ठीक है ना. वो आर्टिकल 262 में इसके बारे में व्यवस्था किया गया है. ठीक है ना. ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज. ठीक है ना. इतनी बात समझ गया. ये किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 262. कैसे एडजुडिकेशन उसका किया जाएगा, कैसे उसका न्याय किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल 262 में इसकी चर्चा की गई है. ठीक है. अब आप ये देखते हैं जो पानी का मसला है ना, इसको भी देख लेते हैं. देख कि ये पानी का मसला जो है वो किस लिस्ट में आता है. आप जानते हैं कि लिस्ट हमारे पास 1, 2 और 3 है, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट. ठीक है. तो अब देखिए क्या कि जो स्टेट लिस्ट है ना, इसी के अंतर्गत हमारे पास आता है वाटर. जैसे वाटर का सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनल हो गया, ड्रेनेज हो गया, एम्बैंकमेंट यानी किनारा हो गया, वाटर स्टोरेज हो गया, वाटर पावर हो गया. ये स्टेट लिस्ट में. एट द सेम टाइम हमारे पास एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट. इसमें व्यवस्था क्या किया गया यूनियन गवर्नमेंट को फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज. सो दैट इज द विद द यूनियन लिस्ट. ठीक है. सो स्टेट लिस्ट में क्या रहेगा? वाटर का मैनेजमेंट है, सप्लाई है, इरिगेशन है, कैनल, ड्रेनेज है, एम्बैंकमेंट, स्टोरेज एंड वाटर पावर. दैट इज अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है ना. स्टेट लिस्ट. लेकिन जो यूनियन लिस्ट है वो गिव करता है, पावर देता है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज. राइट सर एंड मैम्स. सो दिस इज डन. अब आइए ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं. ट्रिब्यूनल्स भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए. प्राधिकरण. अनुच्छेद 300A क्या कहता है? It provides for the establishment of an administrative tribunal for the union and separate administrative tribunal for each state for 2 or more states. ठीक है ना. अब ये जो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत 2-3 बातें जिसको ध्यान में रखिए. पहला तो ये है कि व्यवस्था करता है किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, नॉट फॉर ऑल अदर मैटर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में दोनों के लिए बात करता है. यूनियन लेवल के ऊपर भी बात करता है और स्टेट लेवल के लिए भी बात करता है, एंड स्टेट के लिए भी बात करता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है. तो ये जो है अनुच्छेद 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, यूनियन और स्टेट दोनों के लिए. ठीक है ना. और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 300A है, 23A है, ये केवल पब्लिक सर्विस मैटर को देखेगा. दैट विल लुक इनटू ओनली द पब्लिक सर्विस मैटर. ठीक है ना. ओनली. ठीक है ना. पब्लिक सर्विस मैटर ओनली. सर्स एंड मैम्स इन्हीं को केवल देखेगा. पब्लिक सर्विस मैटर ओनली. राइट सर्स एंड मैम्स. अब आइए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 323B. ठीक है ना. ये जो है सो आपने देखा क्या यहाँ पर क्या है कि आपने देखा क्या कि दिस इज ओनली फॉर पब्लिक सर्विस मैटर. ये अब अदर मैटर्स पे जाएगा. जो है ये हमारे पास अदर मैटर्स के लिए बनाया जाएगा, अदर मैटर्स के लिए. राइट सर मैम्स. सो देखिए क्या. सो अंडर दिस आर्टिकल 323B, द आर्टिकल अंडर दिस आर्टिकल द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों ऑथराइज्ड हैं, दोनों ऑथराइज्ड हैं. ठीक है ना. टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स. Yeah, that is called other matters other than public service matter. ठीक है ना. So other matters हैं. Following matters कौन कौन से? Public other than public service matters कौन कौन से हैं? जैसे देखिए क्या, जैसे हो गया फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स एक्सेट्रा. ठीक है ना. ये सारे के सारे अदर मैटर्स हैं. राइट सर मैम्स. सो दीज वर सर्टेन आर्टिकल्स जो कि मुझे लगा था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, वो मैंने डिस्कस कर लिया. आपने कहा भी था, वो मैंने वादा भी पूरा कर दिया. और फंडामेंटल राइट्स तक, डीपीएसपी तक आपने पूरी तरीके से सारे एक एक आर्टिकल को मेरे साथ पढ़ाई किया है. क्रैक प्रीलिम्स में किया है, आगाज़ में किया है, एज में किया है, आईएएस मिशन में किया है, तमाम जगहों पे आपने हमारे साथ किया है. तो उसको देखने की कोई कतई ज़रूरत नहीं, बस उसको रिवाइज कर लीजिएगा. और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि न्यूज़ में थे, जिसको कि अभी हम लोगों ने कवर अप कर लिया.
अगर खुदा चाहे, ईश्वर चाहे, पैगंबर चाहे, हमारे जो भी गॉड हमारे हैं, ठीक है ना, अगर चाहा तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सो क्रॉस योर फिंगर्स एंड डू दैट, ठीक है ना। सो ये हमने देख लिया सर्स एंड मैम्स। सो अभी आपको बताओ कि 6 अक्टूबर से कई बैचेस शुरू हुए हैं। इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बैच, कल ही तो शुरू हुआ है, कल परसों में बात शुरू हुई है 6 अक्टूबर को। सो यूज माई कोड PAVAN10, 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस को ज्वाइन कर लें। मिशन ए ऑल इंडिया रैंक 1 भी शुरू हो रहा है, ये 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये मेन से स्पेसिफिक होगा 2021 के लिए, ठीक है ना। 2022 वाले बच्चे भी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो प्लस पे अगर आना है, अगर मेरे साथ जुड़ना है, तो आप इन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरी कई कोर्सेस अभी यहाँ आ रही हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस अभी दिसंबर में आ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, उसके बाद पॉलिटी भी जस्ट हमने खत्म किया, पॉलिटी का करंट अफेयर्स खत्म किया, उससे पहले पूरा गवर्नेंस किया है अभी जस्ट अगस्त सितंबर में, एंड पूरा का पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का रिवीजन सीरीज भी लेकर के आ रहा हूँ, रिवीजन क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ, जो कि फाउंडेशन से ही शुरू होगा, वो आपका जनवरी में। फिर दिसंबर में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, बीच में पॉलिटी भी आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर भी आने वाला। तो तमाम सब्जेक्ट्स अभी आने वाले मेरे इन सीक्वेंस। तो आप सभी लोग अगर आप चाहते हैं कि पवन सर के गाइडेंस में रहें, मेंटरशिप में रहें, तो डेफिनेटली यूज दिस कोड PAVAN10, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, आई विल टेक मैच माई डेटा एंड आई विल टेक यू अंडर माई पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई बैचेस शुरू हुए हैं 2 अक्टूबर को, जो कि वीकेंड एंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैचेस हैं। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए जुड़िए, ताकि जो भी क्लासेस के इन्फॉर्मेशन हैं या किसी प्रकार की जानकारी मेरे से चाहिए होगा, तो आप ले सकते हैं पॉलिटी ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप and this is my code PAVAN10 sirs and ma'ams. So don't forget to join me, okay? Bye bye, take care everyone, with lots of love and the blessings. Hope to see you in the next slide. Till then, bye bye, take care everyone.